दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस पूरे यूनिवर्स में क्या अकेले जीवन जीते हैं, या कहीं दूर किसी और गैलेक्सी के कोने में हम जैसे ही कोई इंटेलिजेंट क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एलियन सही में मौजूद है तो क्या वो भी कभी यही सवाल सोचते होंगे कि क्या हमारे जैसी कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज इस यूनिवर्स में मौजूद है या नहीं। ये सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी तक सीमित नहीं है, ये एक जेन्युइन साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है। और इसी क्यूरियोसिटी ने नासा को 1970s के दौरान एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर किया जो इंसान की सबसे लंबी स्पेस जर्नी बन गई, द वॉयेजर मिशंस। 1970s के दौरान स्पेस एक्सप्लोरेशन का गोल्डन एरा चल रहा था। इंसान पहली बार अपने छोटे प्लेनेट अर्थ से बाहर निकलकर पूरी सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था। नासा के साइंटिस्ट ने सोचा, अगर हम अपनी सोच और टेक्नोलॉजी का प्रूफ किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक भेज सके तो शायद हम एक दिन उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और इसी सपने ने शुरू किया वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को। साल था 1977। नासा के इंजीनियर्स ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर इंटरस्टेलर स्पेस तक जा सकता है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों एक ही मकसद के साथ बनाए गए थे, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाकर उन जगहों को एक्सप्लोर करना जहां इंसान कभी नहीं गया। वॉयेजर 1 लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 1977 को कैनेडी स्पेस सेंटर से, और वॉयेजर 2 थोड़ा पहले 20 अगस्त 1977 को। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक इंटरस्टेलर मिशन का पार्ट थे, मतलब ऐसा मिशन जो सूरज के इफेक्ट से बाहर बीचे हुए स्टार्स के बीच में रहना, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस का क्या मतलब होता है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम एक छोटी सी फैमिली है, सूरज और उसके 8 प्लैनेट्स, ये मिलकर हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में अक्रॉस ऐसे करोड़ों सोलर सिस्टम्स है, और इन सब सिस्टम के बीच जो खाली जगह होती है वही है इंटरस्टेलर स्पेस। अब तक के इतिहास में नासा ने सिर्फ 5 स्पेसक्राफ्ट ऐसे भेजे जिनका डेस्टिनेशन इंटरस्टेलर स्पेस था, जैसे पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स। लेकिन इनमें से सिर्फ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही आज तक उस दूरी तक पहुंच पाए हैं, और ये दोनों इंसानों के बनाए हुए सबसे दूर जाने वाले ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के बारे में। 1965 में नासा के एक इंजीनियर ने एक अमेजिंग ऑब्जर्वेशन की। 1970s के एंड में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये 4 आउटर प्लैनेट्स एक यूनिक अलाइनमेंट में होने वाले थे, और यह अलाइनमेंट 175 साल में सिर्फ एक ही बार होती है। इसका मतलब था कि नासा की ये एक ही मिशन के थ्रू इन 4 प्लैनेट्स के पास से गुजरा भी जा सकता है और इनका डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे प्लैनेट्स के पास से जाना होगा तो बहुत सारा फ्यूल और टाइम चाहिए था। तो साइंटिस्ट ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला, ग्रेविटी असिस्ट। दोस्तों, ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी यूनिक टेक्निक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट प्लेनेट के पास से गुजरते वक्त उसकी ग्रेविटी का यूज करके अपनी स्पीड और डायरेक्शन को बढ़ाता है। जैसे आप एक स्लिंग शॉट पत्थर फेंकते हो तो प्लेनेट की ग्रेविटी उस पत्थर को खींचती है, उसके बाद जब वो निकलता है तो वो डबल स्पीड से आगे बढ़ता है। इसी तरह वॉयेजर्स ने जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ाई और एक के बाद एक प्लेनेट के पास पहुंचते गए बिना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च किए। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों एक ही जैसे स्पेसक्राफ्ट थे। उनके पास सोलर पैनल नहीं थे क्योंकि मार्स के बाद सूरज की रोशनी इतनी कम हो जाती है कि सोलर एनर्जी से काम नहीं चलता, इसलिए उन्हें पावर मिलती है एक रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से। ये प्लूटोनियम नाम के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से चलता है जो धीरे धीरे हीट जनरेट करता है और वो हीट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एक तरह से ये स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर बैटरी पर चल रहा था। हर वॉयेजर में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, कैमरा सिस्टम, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर, रेडिएशन डिटेक्टर और एक हाई गेन एंटीना जो अर्थ से कम्युनिकेट करने में यूज होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉयेजर 1 पहले लॉन्च नहीं हुआ बल्कि वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ, तो क्या वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से आगे था? तो इसका जवाब है नहीं। वॉयेजर 1 का रूट ज्यादा छोटा और फास्ट था, इसलिए वो जुपिटर पर सबसे पहले पहुंच गया। मार्च 1979 में वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास से अपनी पहली हिस्टोरिकल फ्लाईबाय की और वहां से भेजी पहली बार एक टाइम लैप्स वीडियो जो 66 फोटोज से मिलकर बनाई गई थी। इस वीडियो में जुपिटर के मैसिव स्टॉर्म्स और उसके 4 मून्स क्लियरली दिखाई दिए, और ये पहली बार ही था कि जब इंसान ने जुपिटर के रिंग्स को डिस्कवर किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सैटर्न के पास रिंग्स है, लेकिन वॉयेजर ने बताया कि जुपिटर के पास भी हल्के रिंग्स है जो सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब आप उसके बहुत करीब जाते हो, और जुपिटर, उसके मून्स और उसके रिंग्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं द जोवियन सिस्टम।
जोवियन शब्द आता है रोमन गॉड जोव से, जिसका दूसरा नाम था जुपिटर। और जुपिटर जैसे एक नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 4 जोवियन प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये सब गैस जाइंट प्लैनेट्स है, बड़े हैं और मल्टीपल मून्स के साथ है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के मून आयो पर एक्टिव वॉल्केनोस डिस्कवर किए। यह पहली बार ही था कि जब इंसान ने किसी और वर्ल्ड पर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी। उस समय तक साइंटिस्ट को लगता था कि जुपिटर के 13 मून्स है, लेकिन वॉयेजर के बाद पता चला कि 16 मून्स है और आज के टाइम में ये नंबर बढ़कर 95 मून्स तक पहुंच चुका है। मतलब हमने अभी तक 95 मून्स डिस्कवर कर लिए हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें इंसान ने पहली बार अपने सोलर सिस्टम के बाहर की तस्वीर देखी। जुपिटर के पास पहुंचने के बाद वॉयेजर 1 ने पहली बार कुछ ऐसे फोटोज भेजे जिन्होंने पूरे साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। उसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को क्लोजअप में कैप्चर किया और एक बड़ा साइक्लोन जिसमें पूरे अर्थ से 3 गुना ज्यादा साइज का स्ट्रॉर्म चल रहा था। साइंटिस्ट को ये समझ तो आ गया था कि जुपिटर के क्लाउड सिर्फ स्टैटिक पैटर्न नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली मूविंग और एक्टिव एटमॉस्फेयर है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था जुपिटर के मून आयो। वॉयेजर के कैमरा ने आयो के सरफेस पर इरप्टिंग वॉल्केनोस डिटेक्ट किए। लावा फाउंटेन्स स्पेस तक उछल रहे थे, यानी हमारी अर्थ के बाहर भी एक एक्टिव वॉल्केनो वर्ल्ड में मौजूद है। ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि नासा के साइंटिस्ट लिटरली चीयर करने लगे। उस टाइम तक ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मून इतना एक्टिव हो सकता है। वॉयेजर ने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून आयो, यूरोपा, गैनामीड और सेलेस्टो इनके क्लोजअप इमेजेस लिए। यूरोपा के सरफेस पर एक स्मूथ क्रैक्ड आइस जैसे पैटर्न दिखाई दिया। नासा के एक्सपर्ट्स को लगा कि इसके नीचे लिक्विड वाटर ओशन हो सकता है और आज के टाइम में यूरोपा लाइफ सर्च के लिए टॉप कैंडिडेट में से एक है। जुपिटर के बाद वॉयेजर 1 ने अपनी डायरेक्शन सैटर्न की तरफ बढ़ाई। नवंबर 1980 में जब वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा तो नासा के साइंटिस्ट लिटरली शॉक में थे। सैटर्न के रिंग्स को पहली बार इतनी क्लियरिटी में देखा गया था। वॉयेजर ने दिखाया कि ये रिंग्स एक सिंगल पीस में नहीं है बल्कि हजारों छोटे आइस पार्टिकल्स से बने हुए हैं। हर रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मूव कर रही थी, जैसे एक कॉस्मिक म्यूजिक नोट्स हो। वॉयेजर 1 ने 3 नए मून्स डिस्कवर किए, एटलास, प्रोमेथियस और पेंडोरा। और सबसे ज्यादा फोकस था सैटर्न के सबसे इंटरेस्टिंग मून टाइटन पर। टाइटन उस टाइम का सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट बन गया था। वॉयेजर के सेंसर्स ने बताया कि टाइटन के पास एक थिक एटमॉस्फेयर है जो नाइट्रोजन और मीथेन से भरा हुआ है। उसके टेम्परेचर और प्रेशर इतने बैलेंस थे कि वहाँ लिक्विड लीक होने के चांसेस थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लाइफ एज वी नो इट के कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। इसी वजह से आज तक नासा के मिशन टाइटन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वॉयेजर की इमेजेस ने फ्यूचर मिशन के बेस क्रिएट कर दिया, जैसे सेसेनी और ड्रैगन फ्लाई। सैटर्न के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग हो गए। वॉयेजर 2 आगे बढ़कर यूरेनस और नेपट्यून के पास गया और आज तक वही एकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो इन दोनों प्लैनेट्स के पास गया है। वॉयेजर 1 ने अपने डायरेक्शन चेंज करके इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से ट्रेवल करना शुरू किया। इक्लिप्टिक प्लेन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक फ्लैट सरफेस है जहाँ पर सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और वॉयेजर 1 उस प्लेन के ऊपर से निकल गया सीधा इंटरस्टेलर की डार्कनेस की तरफ। इस वक्त ये 60,000 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहा था स्पेस में। अब जब वॉयेजर 1 इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से चला गया, इसका मतलब था कि वो यूरेनस और नेपट्यून से दूर हो गया है। लेकिन वॉयेजर 2 ने अपनी ओरिजिनल लाइन कंटिन्यू रखी और ये डिसीजन हिस्टोरिकल साबित हुआ, क्योंकि वॉयेजर 2 ही दुनिया का इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून दोनों के पास से गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 1986 में वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास से पहली बार फ्लाई बाय किया। ये प्लेनेट एक टिल्ट एक्सिस पे घूमता है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्लेनेट साइड पर लेटा हुआ स्पिन करता है। वॉयेजर 2 ने बताया कि यूरेनस के पास भी फेंट रिंग्स है और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और मीथेन डोमिनेट करते हैं। इसी वजह से इसका कलर ब्लू ग्रीन लगता है। 3 साल बाद 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपट्यून के पास से फ्लाई बाय किया। उसने नेपट्यून के डार्क ब्लू क्लाउड, हाई स्पीड विंड्स और एक बड़ा स्टॉर्म द ग्रेट डार्क स्पॉट को कैप्चर किया। ये लास्ट प्लेनेट था जिसे वॉयेजर ने देखा। इसके बाद दोनों वॉयेजर 1 और 2 सोलर सिस्टम के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जाने से पहले वॉयेजर 1 ने एक ऐसी फोटो ली जिसे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे इमोशनल इमेज कहा गया है। 14 फरवरी 1990 इस दिन वॉयेजर 1 ने अपने कैमरे को एक लास्ट बार अर्थ की तरफ घुमाया और उस टाइम वो 6 बिलियन किलोमीटर दूर था। उसने एक फोटो ली जिसमें अर्थ एक छोटा सा पिक्सल था, लाइट के रे में एक ब्लू डॉट जैसा, बस एक 0.12 पिक्सल का प्लेनेट, लेकिन उसके अंदर थी पूरी ह्यूमैनिटी। इस इमेज से हमें पता चलता है कि
स्पेस की इनफाइनाइट साइज कितनी ज्यादा है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। 1990 के बाद नासा ने वॉयेजर के कैमरास परमानेंटली बंद कर दिया क्योंकि उसके बाद और कोई प्लेनेट देखने के लिए बचा ही नहीं था और पावर सेव करना भी जरूरी था। लेकिन मिशन खत्म नहीं हुआ। अब एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था, वॉयेजर्स इंटरस्टेलर मिशन। अब ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के एज पर जाने वाला था जहाँ सूरज का इन्फ्लुएंस खत्म होता है और मिलता है सिर्फ डीप डार्कनेस इंटरस्टेलर स्पेस। दोस्तों जरा सोचकर देखो कि 1970s की टेक्नोलॉजी से ऐसा मिशन चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में सिर्फ 69 किलोबाइट्स की मेमोरी थी, आज के स्मार्टफोन के एक छोटे से फोटो से भी कम। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना पावरफुल था कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर होने के बावजूद भी उसका सिग्नल नासा के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास तक पहुंचता रहा। हर एक फोटो, हर एक डेटा पैकेट लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और इन सब सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने में 16 से 22 घंटे लगते थे। सोचो हम एक ऐसी मशीन से बात कर रहे हैं जो सूरज से भी बाहर निकल गई है। अब जबकि वॉयेजर का मिशन यही खत्म नहीं हुआ था तो वो दोनों सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे थे, एक ऐसे रीजन में जहां अब तक कोई इंसान नहीं गया। 1970s में जब वॉयेजर्स लॉन्च हुए थे तब नासा ने सोचा भी नहीं था कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंचेगा, लेकिन ये पॉसिबल हो सका जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल असिस्ट के कारण, जिसने वॉयेजर को इतनी स्पीड दे दी कि अब वो सूरज की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे थे। इस पॉइंट के बाद नासा ने एक नया फेज अनाउंस किया, द इंटरस्टेलर मिशन। अब वॉयेजर 1 का काम प्लैनेट्स देखना नहीं था बल्कि सूरज के बाहर के रीजन इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरस्टेलर स्पेस शुरू कहाँ से होता है। ये समझने से पहले हमें हीलियोस्फीयर को समझना जरूरी है। हीलियोस्फीयर एक इनविजिबल बबल है जो सूरज के सोलर विंड से बनी होती है। सूरज कंटिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स छोड़ता रहता है स्पेस में। ये पार्टिकल्स एक जाइंट बबल बनाते हैं जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कवर करता है। इस बबल की वजह से प्लैनेट्स अंदर सेफ रहते हैं क्योंकि उन्हें आउटर स्पेस के कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट मिलता है। और इसी बबल के बाहर शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस, जहाँ सूरज का इफेक्ट खत्म हो जाता है और दूसरे स्टार्स का इफेक्ट शुरू होता है और इसी बॉर्डर को बोलते हैं हीलियोपॉज। हीलियोस्फीयर के एंड पर दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, टर्मिनेशन शॉक और हीलियोपॉज। टर्मिनेशन शॉक जहां सोलर विंड्स अचानक स्लो हो जाती है और हीलियोपॉज जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर विंड मिलती है। 2004 में नासा ने अनाउंस किया कि वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक क्रॉस कर लिया। इसका मतलब था कि वो अब सोलर सिस्टम के एज पर है, लेकिन अभी भी हीलियोपॉज तक पहुंचने में उसे 8 साल लगने वाले थे। 25 अगस्त 2012 एक हिस्टोरिकल डेट, वॉयेजर 1 ने फाइनली हीलियोपॉज को भी क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर ली। ये था पहली बार जब कोई ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ऑफिशियली सोलर सिस्टम के बाहर गया। नासा ने 8 महीने तक डेटा चेक किया और 2013 में अनाउंस किया कि वॉयेजर 1 हैज लेफ्ट द सोलर सिस्टम। इस डिस्कवरी ने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया क्योंकि हमारे ह्यूमन टेक्नोलॉजी अब तक ऑफिशियली बिटवीन द स्टार्स थी। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि नासा को कैसे पता चला कि वॉयेजर 1 ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वॉयेजर 1 के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसे प्लाज्मा वेव सेंसर कहते हैं। जब एक बड़ा सोलर फ्लेयर सन से इरप्ट होता है तो वो चार्ज पार्टिकल पूरे सोलर सिस्टम में भेजता है। वॉयेजर 1 के सेंसर ने ये पार्टिकल्स डिटेक्ट किए और जब साइंटिस्ट ने प्लाज्मा वेव के वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी मेजर की तो साइंटिस्ट समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। इंटरस्टेलर स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सोलर सिस्टम के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब उन्होंने स्पाइक देखा तो वो समझ गए कि वॉयेजर 1 अब ऑफिशियली ह्यूमन हिस्ट्री का पहला इंटरस्टेलर ट्रेवलर बन गया है। अब हमने वॉयेजर 1 की तो बात कर ली, लेकिन वॉयेजर 2 का क्या हुआ? 6 साल बाद 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी हीलियोपॉज क्रॉस की। अब टोटल 2 स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, और अब ये दोनों भी एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। वॉयेजर 1 नॉर्थ की तरफ जा रहा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर, और वॉयेजर 2 साउथ की तरफ था। इसका फायदा ये था कि साइंटिस्ट दोनों डायरेक्शन से डेटा कंपेयर कर सकते थे ताकि पता चले कि इंटरस्टेलर स्पेस का एनवायरनमेंट किस जगह पर कैसा है। अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ कि अर्थ और वॉयेजर के बीच का डिस्टेंस 24 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। एक रेडियो सिग्नल को वहां से यहाँ तक आने में 22 घंटे लगते हैं। ये सिग्नल नासा के डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास रिसीव करते हैं जो कैलिफोर्निया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। हर एक एंटीना का डायमीटर 70 मीटर तक होता है और वो स्पेस के वीक से वीक सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक फ्रिज में बल्ब लगा हुआ है, उसकी एनर्जी जितनी होती है उससे भी कम एनर्जी को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी हम लिटरली एक मशीन से बात कर रहे थे जो बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी। इतनी दूर होने की वजह से वॉयेजर्स के साथ कम्युनिकेशन मुश्किल होती जा रही थी। नासा के इंजीनियर्स हर साल कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ करते जा रहे थे ताकि पावर बचे। वॉयेजर एक न्यूक्लियर बैटरी से चलता है और ये धीरे धीरे अपनी हीट और एनर्जी लूज कर रहा था। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, गोल्डन रिकॉर्ड डिस्क। वो हमेशा के लिए सेफ रहेगी, एक इंटरनल टाइम
कैप्सूल जिसे कोई एलियन सिविलाइजेशन कभी पा सकती है। वॉयेजर के डेटा से साइंटिस्ट ने बहुत कुछ सीखा। इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन लेवल्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और चार्ज्ड पार्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट पहली बार हुआ। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेस में एक साइलेंट जर्नी पे है। उनका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई रिटर्न पाथ नहीं है, बस एक डायरेक्शन टुवर्ड टू इंफिनिटी। नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी और स्टार के पास से गुजरेगा तो शायद मिलियंस ऑफ ईयर बाद कोई एलियन स्पीशीज इसे डिस्कवर कर ले और तब उन्हें मिलेगा वो गोल्डन रिकॉर्ड जिसमें हमने लिखा हुआ है हम कौन है, हमारी जिंदगी कैसी है। हालांकि अभी तक हमें एलियन के बारे में कुछ पता नहीं चला है और हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत भी नहीं है कि एलियन सही में होते हैं। लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि अगर एक एलियन सिविलाइजेशन कभी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को ढूंढ ले तो उन्हें मिलेगा एक गोल्डन कलर का डिस्क, एक पुरानी सी गोल्डन रिकॉर्ड जिसमें लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम अर्थ। इस डिस्क का नाम है द वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक ऐसी डिस्क है जो हमेशा के लिए स्पेस में सफर करती रहेगी। 1970s में जब वॉयेजर मिशन प्लान हो रहा था तब नासा के कुछ साइंटिस्ट ने एक क्रेजी आइडिया रखा, क्या हम इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए एलियन तक इंट्रोडक्शन भेज सकते हैं। नासा ने पहले भी पायनियर 10 और पायनियर 11 स्पेसक्राफ्ट में एक एल्यूमिनियम स्मॉल प्लेट भेजी थी। उस प्लेट में ह्यूमन फिगर्स और एक बेसिक मैप इंग्रेव था जो एलियन को बताता है कि ये स्पेसक्राफ्ट कहां से आया है। लेकिन वॉयेजर के लिए नासा कुछ और ही ज्यादा डिटेल्ड भेजना चाहता था, एक ऐसे रिकॉर्ड जो एलियन को बताए कि हम कौन है। आइए जानते हैं कि इस गोल्डन रिकॉर्ड में क्या क्या था। गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी जो दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में लगाई गई थी। ये एक फोनोग्राफिक रिकॉर्ड थी जैसा पुराने जमाने के ग्रामोफोन्स में यूज होती थी। रिकॉर्ड के ऊपर एक एल्यूमिनियम कवर था जिसमें एक डायग्राम इनग्रेव था जो एलियन को समझा सके कि इस रिकॉर्ड को कैसे चलाया जाए। इस डिस्क में कोई लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ सिंबल और डायग्राम्स थे। इस रिकॉर्ड के 4 मेन सेक्शन है, हमारी अर्थ के इमेजेस, हमारी अर्थ की 55 लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स, हमारे अर्थ के साउंड और हमारे अर्थ का म्यूजिक। गोल्डन रिकॉर्ड में 115 इमेजेस और डायग्राम्स थे, सब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में थे। ये इमेजेस एलियन को हमारे दुनिया का बेसिक ओवरव्यू देती। पहले कुछ फोटोज बेसिक साइंटिफिक डेफिनेशन के साथ थे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ह्यूमन डीएनए स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल जैसे। फिर आते हैं नेचर के कुछ सीन जैसा माउंटेन, ट्रीज, रिवर्स और एनिमल्स। इसमें एक फोटो था द ताजमहल, एक और था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। रिकॉर्ड के अगले सेक्शन में 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग दी गई थी। इस रिकॉर्ड का थर्ड सेक्शन में नेचुरल साउंड्स रिकॉर्ड किए गए थे जैसे रेन, ओशन वेव्स, थंडर्स, बर्ड, विंड और हार्टबीट तक। एक सीक्वेंस में इंसान के फुट स्टेप और हंसी भी रिकॉर्ड की गई थी। और इस रिकॉर्ड का चौथा सेक्शन था म्यूजिक। लेकिन इन सारी चीजों को सुनकर दोस्तों आप ये तो सोच रहे होंगे कि एलियंस को ये मिलेगा तो वो समझेंगे कैसे। नासा के रिकॉर्ड के कवर पे एक इंस्ट्रक्शन डायग्राम एनग्रेव किया है। इसमें एक फोनोग्राफ के ऑपरेशन का स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज गाइड है। कोई वर्ड नहीं है, बस शेप और एरो। लेकिन सच तो ये है कि अगर एलियन ने कभी फोनोग्राम देखा ही नहीं तो उनके लिए ये समझना एक्सट्रीमली टफ होगा, जो सिर्फ उन्हीं को समझ आएगा जिनके पास हम जैसे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होगी। आज वॉयेजर 1 स्पेस के डीपेस्ट डार्कनेस में ट्रेवल कर रहा है। उसका कांटेक्ट नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर रखा गया है गोल्डन रिकॉर्ड जो हमेशा रहेगा। और साइंटिस्ट का मानना है वॉयेजर 1 के लिए कि हर मिलियन ईयर्स में वो किसी स्टार के पास से गुजरेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।